Hello students, how are you all? My name is Akansha Trivedi and today I am here to teach you the second part of the same chapter, the First War of Independence 1857. So हम पहले देख लेते कि हमने क्या-क्या एग्जैक्टली पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो हमने द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का बैकग्राउंड देखा था कि एग्जैक्टली क्या बैकग्राउंड हुआ था, क्या कैसे-कैसे ब्रिटिशर्स आपके यहाँ पर आए थे, उन्हें कैसे चार्टर मिला था, उन्हें किस रीजन में मोनोपोली राइट मिल गया था ट्रेड करने का। उसके बाद में हमने देखा था ये बैकग्राउंड आपका हो गया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम ये भी टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं। पॉलिटिकल कॉज में आपका पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन हमने पढ़ा था, कैसे वो एक्सपैंड कर रहे थे थ्रू द वॉर्स, थ्रू द सब्सिडरी अलायंस, थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, थ्रू द एनेक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरूल। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि कैसे बहादुर शाह जफर के डिसरिस्पेक्ट हुई थी, जिसके थ्रू वो भी इंक्लूड हो गए थे। आपका ये जो एब्सेंटी ऑफ सोवेरेनिटी था, इसकी वजह से भी जो आपके इंडियंस थे वो इंक्लूड हो रहे थे। इसके साथ साथ ये आपका नाना साहब का क्या ट्रीटमेंट हो रहा था, नाना साहब को कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो भी इंक्लूड हुए थे। तो ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको अगर ये पढ़ना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप देख लीजिएगा एक बार। नाउ आज हमें ये सोशल रिलीजियस कॉजेस जो हैं आपकी ये पढ़ना है, इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ने हैं, तो ये इमीडिएट कॉज पढ़ना है, मिलिट्री कॉजेस पढ़ने की एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें हो रही थी जिसके थ्रू आपके जो इंडियंस थे वो इंक्लूड हुए इन द वॉर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सोशियो रिलीजियस कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऐसे क्या सोशल रिलीजियस कॉज हो रहे थे जिसकी वजह से जो आपके इंडियंस थे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते जा रहे थे। हम एक वन बाय वन करते करते ये सारी चीजें हम देखते हैं। फर्स्ट, फियर ऑफ रिलीजियस इंटरफेरेंस। ये क्या हो रहा था, जो आपका रिफॉर्म था ना, इसकी वजह से जो रिलीजियस इंटरफेरेंस जो बार बार ब्रिटिशर्स करते जा रहे थे, जैसे आपका एबोलिशन ऑफ सती आ गया, ठीक है, आपका विडो रीमैरिज एक्ट आया जो कि आपका 1856 में था। ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे ना, उसकी वजह से तो ये आपका जो रिफॉर्म आया ना, एबोलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज एक्ट जो कि 1856 में आया था, इससे क्या हुआ, लेट पीपल टू बिलीव दैट ब्रिटिश वांटेड टू इंटरफेयर इन देयर रिलीजियस कस्टम। तो जो भी उनके रिलीजियस कस्टम्स हैं, तो इंडियंस को लगने लगा कि अब ये ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजियस कस्टम्स में भी इन्वॉल्व होने लग गए हैं और ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब आपने ऑलरेडी एबोलिशन सती प्रथा पढ़ा होगा कि एग्जैक्टली सती प्रथा में क्या हो रहा था। चलो, ये काम तो ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया कि उसको एबॉलिश कर लिया। अब किसी भी वुमेन की डेथ नहीं हो रही थी, उसकी जैसे हस्बैंड की डेथ होती थी वैसे ही उनको भी जला दिया था। उनका सेम जिसमें उनकी डेथ होती थी उसमें जलाया जाता था। सेम आपकी जो लड़की होती थी, जो उसकी वाइफ होती थी, उसको भी उसी जगह पे जला दिया जाता था। तो ये तो ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया। अब विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था 1856 में, अब उसमें भी आपका जो भी वुमेन्स होती थी उस टाइम की, उसको उन्हें जो था ये सेकेंड, अगर उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बाद बाय चांस वो बच गई हैं, वो नहीं जली हैं, तो भी उन्हें ये चांस नहीं मिलता था कि वो दोबारा से शादी कर सकें। बेटा देखिए, अगर कोई बच्चा, जैसे पहले देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज भी होता था, ठीक है, तो बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है, कोई लड़की है वो 2 साल की है, 3 साल की है, अब उसकी जो शादी हुई है वो एक हो गई है ऐसे इंसान के साथ जो कि 40 इयर्स का है, 45 इयर्स का है, 50 इयर्स का, और ऑलमोस्ट मान लीजिए कि उसकी डेथ होने वाली है, ठीक है। अब उस लड़की ने शादी कर ली, ठीक है, शादी करने के जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, और हमने चलो मान लिया मैक्सिमम आफ्टर 5 इयर्स, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी लाइफ कितनी, अब मान लीजिए अगर कोई बच्ची 2 साल की, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 5 इयर्स हो गई, 7 इयर्स हो गई, तो क्या वो 7 इयर्स से उसकी जितनी भी लाइफ है तब तक वो क्या ऐसे लाइक सादा जीवन जिएगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ भी राइट नहीं होता था कि आप कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं, आप किसी फेस्टिवल्स में जा सकते हैं, किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ये जो आपका ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, जो विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आए, वो तो एक साइड से अच्छा था, पर
इंडियंस को ऐसा लगने लगा कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे रिलीजियस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ये जो इंडियंस थे ना बेटा, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इतना क्लियर है आपको? अब हम अपने सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्या ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, क्या जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो कहीं ना कहीं उनको अंदर से खराब लग रहा था, और एट लास्ट उन्होंने क्या किया, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसमें वो इंक्लूड हो गए। तो हम ये देखते हैं, जो मिशनरीज थे सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है, ओपन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड चर्चेस एंड ट्राई टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। अब देखिए बेटा, जो आपके क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना बेटा, उन्होंने यहाँ पर आकर के छोटे से काम सही भी किए, जैसे स्कूल्स ओपन कर लिए, आपके हॉस्पिटल्स ओपन किए, ठीक है, ब्रिटिशर्स की हेल्प से ये सारी चीजें वो ओपन कर रहे थे, ठीक है, ये तो अच्छी चीज थी। लेकिन अब और क्या हो रहा था, वो आकर के जो इंडियंस थे ना उनको कन्वर्ट होने के लिए इनटू द क्रिश्चियनिटी फोर्स करने लग गए, ठीक है। अब क्या कोई इंसान ऐसा है जिसको लाइक, पहले क्या था ना, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, बहुत ज्यादा अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, ठीक है। अब कोई बाहरी इंसान आ रहा है और वो आकर के बोल रहा है कि आपको तो अपना ट्रेडिशन है जो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। तो लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि हमें बिल्कुल भी अपना हम कन्वर्जन करें, हम कन्वर्ट हो, ठीक है। लेकिन अब वो तो आ गए, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या थे ना, ब्रिटिशर्स भी उनका साथ दे रहे थे। एक चीज क्रिश्चियनिटी में और हुई थी, जो आपके ब्रिटिशर्स थे या जो मिशनरीज थे, उन्होंने ये चीज बोल दी थी कि अगर आप कन्वर्ट होते हैं, अगर आप कन्वर्जन करते हैं, फिर भी आपका अपनी प्रॉपर्टी पे राइट होगा, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए जो मतलब एक तरीके से वो ना इंक्रीज कर रहे थे कि वो कैसे कैसे अपनी जो लाइक कन्वर्जन को कैसे वो इंक्रीज कर सके, तो उसके वो मेथड्स एक तरीके से लेकर के आ रहे थे। इतना क्लियर है आपको? अब हम आते हैं थर्ड, रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट। अब इससे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी कुड रिमेन देयर इनहेरिटेंस राइट। मैंने बताया ना राइट लेकर के आए थे, अब हम उसी राइट के बारे में पढ़ रहे हैं। रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट, जो कि कब आया था, 1850 में आया था। कब आया था, 1850 में, ठीक है। अब इसके थ्रू क्या हो रहा था, अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो भी आपके पास इनहेरिटेंस राइट होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इट इंक्रीज सस्पिशियस अगेंस्ट ब्रिटिश मोटिव। तो अब लोगों के अंदर लगने लग गया कि यार ब्रिटिशर्स तो अब ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें सप्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट करती जा रही थी, बहुत परेशान करती जा रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर। English education and Western ideas were seen as threat to tradition, India's value and belief. जो इंग्लिश एजुकेशन थी ना बेटा, देखिए अब पहले क्या होता था ना, जो आपकी जितनी भी एजुकेशन होती थी वो आपकी, जैसे संस्कृत हो गया, अब हिंदू जो भी स्कूल्स हैं या जो मुस्लिम्स मदरसा हो गया, ठीक है, तो उनमें अपनी खुद की एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है, अपने जो भी रिलीजियस टेक्स्ट होते थे उन सब की एजुकेशन दी जाती थी। पर अब जब ब्रिटिशर्स ने स्कूल्स वगैरह ओपन कर लिया और उन्होंने क्या करा, अपनी मतलब इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट कर दी। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करने से क्या हुआ, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं कि इसमें इस एजुकेशन के थ्रू वो हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काते जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वहां के लोग थे वो डरने लग गए, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी आपका कहीं ना कहीं आपका सोशल रिलीजियस कॉज है, क्योंकि रेशियल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट होता था, ठीक है। द ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर। जो ब्रिटिशर्स थे ना वो अपने आप को कैसा शो करते थे कि वो क्या है, वो बहुत बड़े हैं, वो सुपीरियर हैं, ठीक है। इंडियंस वर ट्रीटेड
unequally and were excluded from high positions. तो हमेशा जो इंडियंस थे ना उनको कभी भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। अब इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या होता था ना, जैसे मिलिट्री हो गया तो उसमें जो भी पोजीशंस होती थी, हमेशा जो भी सिपॉइज इंडियन सिपॉइज होते थे उन्हें हमेशा लोअर पोजीशंस में रखा जाता था, कभी भी उन्हें हाई पोजीशंस प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको अच्छे से आप रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है। हम साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने सोशल रिलीजियस कॉजेस आपने देख लिया ऑलरेडी। हम्म, तो हम आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस पे, ठीक है। इसका तो आपको इफेक्ट समझ में आ ही गया होगा ना, जो भी क्या हो रहा था ना, अब हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के ही अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ गया कि एग्जैक्टली सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा था कि सिर्फ हिंदूज को ही लग रहा था कि हमें सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हिंदू के साथ साथ मुस्लिम्स को भी ऐसा लग रहा था, तो ये दोनों के ही कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हर्ट करता जा रहा था और उनके अंदर कहीं ना कहीं फियर, बहुत ज्यादा डर पैदा करने लगा था, ठीक है। अब इतना वो क्लियर है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस पर। तो ये आपका इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, ठीक है। अब हम वो देखेंगे। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सप्लॉइटेड इंडियन रिसोर्सेज एंड क्रिएटेड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड रिसेंटमेंट। देखो, जो भी ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही थी ना, उससे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि वो कहीं, मतलब इंडियंस को लग रहा था वो कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, हमें दबा रहे हैं। तो अब वो कैसे हो रहा था, क्योंकि अब देखिए बेटा, जो ब्रिटिशर्स है वो तो पता है, सबको पता है, वो ट्रेड करने के लिए आए थे यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड करते करते उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब ट्रेड करने आए थे तो वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर आए, इंडिया में आए, ठीक है। इंडिया में आने के बाद में उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो भी यहाँ के रॉ मटेरियल्स थे उनको परचेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब परचेज कर रहे थे और उसके बाद में उनको कहाँ सेल कर रहे थे, वो जाकर के अपने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उसको सेल कर रहे थे। लेकिन अब जैसे यहाँ से अब रॉ मटेरियल जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, अब स्पाइसेस वगैरह थे तो वो तो सेल कर दे रहे थे वहां जाकर के, उससे फोर्थ प्राइस में, लाइक उसको उसका 4 गुना करके उसको बेच रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, तो यहाँ से उस रॉ मटेरियल को लेकर के जाते थे वहां पर, और उसके बाद क्या होता था ना, वहां पर उनकी जो फैक्ट्रीज थी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, उसमें से वो रॉ मटेरियल का यूज करके वो फिनिश गुड्स तैयार करते थे, ठीक है। अब जब वो फिनिश गुड प्रिपेयर हो जाता था, उसको फिर से वो कहाँ पे लाते थे, इंडिया में लाते थे, और उनको क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट में, लो प्राइसेस में सेल करते थे। अब चलिए ठीक है, मान ले सब चीजें तो अच्छा है, कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी वजह से और क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो इंडियन मार्केट्स हैं, इंडियन टेक्सटाइल मार्केट्स है, वो क्या होने लग गई, कोलैप्स होने लग गई, एकदम बंद होने लग गई, ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। Exploitation of Indian markets. The British followed policies that benefited Britain and India's expense. वो ऐसी पॉलिसीज का यूज कर रहे थे जिससे ब्रिटेन को हेल्प हो, लेकिन इंडिया को क्या हो रहा था ना, वो उनके ही एक्सपेंस पे कर रहे थे, उनके ही खर्चे पे कर रहे थे। सेकेंड थिंग, इंडियाज वेल्थ वॉज कॉन्टिन्यूसली ड्रेन टू इंग्लैंड। जितनी भी इंडिया की वेल्थ थी, जितना भी पैसा था, जितना भी रॉ मटेरियल्स था, वो कहाँ ले जा रहे थे, वो इंग्लैंड लेके जा रहे थे। तो वो इंडिया की वो सारी जो वेल्थ थी ना, वो एक मतलब वो धीमे धीमे क्या कर रहे थे, वो ड्रेन करते जा रहे थे, खत्म करते जा रहे थे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो जो वहां की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी, ठीक है, आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, इंडियन हैंडीक्राफ्ट हो गया, उसको वो खत्म करते जा रहे थे। कैसे खत्म करते जा रहे थे, क्योंकि अब ये सारी चीजें हैंडमेड है तो उसका ऑब्वियस की प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो मशीन मेड गुड्स होते हैं, उनका जो प्राइस होता है वो लेस हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे काफी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा था, आर्टिशंस एंड वीवर्स लॉस देयर लाइवलीहुड, उनकी लाइफस्टाइल भी खत्म हो गई। अब जब उनकी जॉब ही चली जाएगी उनके हाथ से, तो क्या वो अपनी लाइफस्टाइल सेम तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी लाइफस्टाइल, जो उनका लाइवलीहुड था, वो भी धीमे धीमे क्या होने लगा, खत्म होने लग गया, ठीक है। हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम,
अब हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या है बेटा, हाई टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स। जो पीजेंट्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे आपके, उन पे जो टैक्स लगता था वो बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, ठीक है। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू पे रेवेन्यू इवन ड्यूरिंग क्रॉप फेलियर्स। अगर उनका क्रॉप खराब भी हो गया है ड्यू टू फेमाइन, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से उनकी क्रॉप खराब हो गई। अब क्रॉप खराब हो गई, उससे ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपना टैक्स चाहिए। तो जो फार्मर्स होते थे ना, उनको फोर्स किया जाता था दैट यू हैव टू पे द टैक्स, यू हैव टू पे द रेवेन्यू, ठीक है, आपको रेवेन्यू पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी क्रॉप अच्छी हो, चाहे आपकी क्रॉप खराब हो गई हो। इतना क्लियर है? ठीक है। Many peasants fell into debt and lost their लैंड। अब क्या होता था, देखो बेटा, अगर मान लीजिए हम हमारी लैंड है, ठीक है, हम क्रॉप ग्रो करते हैं, फेमाइन आ गया, पूरा सूखा पड़ गया, क्रॉप ग्रो नहीं हो पाई, ठीक है, तो अब जमींदार्स हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, उन्हें तो हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब हम पेमेंट कैसे करेंगे, हमारी तो क्रॉप जाएगी नहीं, सेल ही नहीं होगी, तो हमें पैसा मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करते थे, हम जो लैंड लेंडर्स होते थे, ठीक है, जो आपके बड़े बड़े जमींदार होते थे, या फिर बैंक से लोन्स लेते थे, ठीक है। अब लोन तो चलो हमने मान लिया, ले लिया, अब हम उससे पेमेंट भी कर देंगे जाकर के, लेकिन अब जब आपका सूखा ही पड़ा है तो आप आगे भी सेल नहीं कर पाओगे। अब जब आप उसको आगे सेल ही नहीं कर पाओगे तो आपके पास आगे की इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी तो पैसा नहीं होगा ना। तो जो आपके पीजेंट्स होते थे वो डेट्स में चले आते थे, कर्जे में चले आते थे, और वो अपने जो भी डेट्स होते थे ना, उनको फुलफिल नहीं कर पाते थे, उनको खत्म नहीं कर पाते थे। ये आपको क्लियर है? अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जमींदार्स एंड लैंड होल्डर्स। अब यहाँ पे सिर्फ पीजेंट्स का एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा था, सिर्फ लैंड्स का एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा था, आपके जितने भी लोग थे, लाइक जमींदार हो गए, लैंड होल्डर्स हो गए, इनका भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। कैसे हो रहा था वो देखिए। Many zamindars lost their states due to strict revenue policies. इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती थी जिसकी वजह से कुछ जमींदार के पास से उनका भी स्टेट क्या होता था, उनकी भी जो लैंड होती थी वो छीन जाती थी। कौन छीन लेता था? तो ऑब्वियस है, ब्रिटिशर्स छीन लेते थे, ठीक है। ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स बिकेम डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल। जो भी ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स थे ना, वो जो ब्रिटिशर्स के जो रूल हो रहे थे उससे वो क्या हो रहे थे, वो डिससेटिस्फाइड होते जा रहे थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उनसे उनकी जमीनें उनसे छीन ली जा रही। वो तो उनकी जमीनें भी नहीं थी, वो तो ऑब्वियस है कि पीजेंट से छीन रहे थे, लेकिन जब उनसे भी जमीन छीन ली गई तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज बहुत खराब लग रही थी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब ये कैसा कॉज हुआ? देखो बेटा, अब मान लीजिए आपकी सारी जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है वो क्लोज हो गई, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा? पॉवर्टी आएगी। पॉवर्टी आपको पता होगा, ठीक है। Annexation of states and decline of industries led to unemployment, ठीक है। अब जो स्टेट से उनका एनेक्सेशन होने लगा, उनको कैप्चर करने लग गए, उनको अपने अंडर में करने लग गए, ठीक है। एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, उससे क्या हुआ, वहां की जो भी इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होने लग गई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट राइज होने लग गई, ठीक है, जो भी लोग थे उनसे उनकी जॉब छिनने लग गई। सोल्जर्स, आर्टिशियंस एंड नोबल्स लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ इनकम। तो आपके सोल्जर्स हो गए, अब मान लीजिए आपकी टेरिटरी छीन ली गई, ठीक है, तो उस टेरिटरी में जो भी सोल्जर्स होंगे उनसे उनकी जॉब चली गई, ठीक है। आपके आर्टिशियंस हो गए, आपके नोबल्स हो गए, ठीक है, उनकी जो भी सोर्सेस थी इनकम की वो कहीं ना कहीं उनसे छीनती जा रही थी, उनसे छीन ली जा रही थी। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इसके देखिए क्या इफेक्ट्स हो रहे थे। वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई, आपकी जो भी ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आने लग गई। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, जो भी पॉवर्टी था वो बढ़ता गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था क्योंकि जॉब जा रही थी उनके हाथ से। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज वर डिससेटिस्फाइड। अब ऐसा नहीं हो रहा था कि सिर्फ जमींदार दुखी हैं, सिर्फ पीजेंट दुखी है, सिर्फ आर्टिशियंस दुखी हैं, ठीक है, तो जितने भी सेक्शन है ना सोसाइटी के, वो कहीं ना कहीं हर एक इंसान दुखी था, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस बिकेम अ मेजर कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस होते जा रहे थे ना, जो इतनी दिक्कतें आती जा रही थी, आपके जो भी पैसा था उसमें कमी होती जा रही थी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो रहा था कि वो अपनी डेली नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। इसकी वजह से क्या हुआ, ये भी कहीं ना कहीं आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का बहुत बड़ा फैक्टर बन गया।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आपके मिलिट्री कॉजेस पे। अब देखिए आपका मिलिट्री कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का मिलिट्री कॉज क्या था? पहली बात तो सोल्जर को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सिपाहीज, जो इंडियन सिपाही थे वर ट्रीटेड एज इंफीरियर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनसे इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन सिपाहीज को इंफीरियर फील कराया जा रहा था। ठीक है, उनको ये दिखाया जाता था कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो क्या है, इंडियन से सुपीरियर हैं, बड़े हैं। ठीक है, दे ऑफन फेस ह्यूमिलिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, उनको हमेशा ह्यूमिलिएट किया जाता था। ठीक है, और हमेशा उन्हें डिस्क्रिमिनेशन शो होता था, लाइक उनको कभी भी इक्वल अधिकार नहीं मिलता था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, अब ये देखते हैं क्या है और कब हुआ था। तो 1856 में यह लागू हुआ था। अब इसमें क्या होता था, रिक्वायर्ड सोल्जर्स टू सर्व ओवरसीज इफ ऑर्डर्ड, अगर उन्हें ये ऑर्डर मिलता है कि दैट यू हैव टू गो टू द फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो उनके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं होगा कि वो मना कर सके। ठीक है, तो उन्हें वहां पर ये जाना ही पड़ता था। और आपको ये चीज पता होगी कि पहले क्या होता था ना, जो भी आपके पंडित्स होते थे या फिर जो भी ऐसे इंडियंस में जो भी आप, हाँ पंडित ही बोल सकते हैं, उसमें क्या होता था, अगर उनके जो भी लाइक उससे बिलोंग करते हुए जो भी सिपाहीज है ना, उनको अगर अपनी लैंड से आप ओवर सी, लाइक सी को क्रॉस अगर वो कर रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, उन्हें वहां पे मतलब ऑब्वियस है, अगर कोई इंसान सी क्रॉस कर रहा है तो उसे नॉनवेज खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होने लग गई। और बिल्कुल भी लाइक इंडियन सिपाहीज भी जो ये इसमें जब ये एक्ट आया ना, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, तो जो भी आपके इंडियन सिपाहीज है ना, उनको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बुरा लगने लग गया, और कहीं ना कहीं लोगों को ये बहुत फोर्सफुली करा जा रहा था कि तुम्हें अगर आना है मिलिट्री में तो तुम्हें यहाँ मतलब बाहर जाना ही पड़ेगा, एंड यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब हम देखते हैं, मैनी बिलीव्ड इट वॉयलेटेड देयर रिलीजियस बिलीफ, तो सबको यही लग रहा था कि उनके जो रिलीजियस बिलीव है वो क्या हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं। आपको मैंने समझा दिया है। अब हम देखते हैं लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द आर्मी, क्या हो रहा था, जो प्रोपोर्शन था इंडियंस का वो आर्मी में ज्यादा था। इंडियंस फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिशर्स की इंडियन आर्मी थी उसमें ज्यादातर कौन था, इंडियंस थे। ठीक है, दिस गेव देम द स्ट्रेंथ टू ऑर्गेनाइज एंड चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी, जिससे क्या हुआ, उनके पास ये राइट हो गया, ये उनको स्ट्रेंथ मिल गई कि अब क्या कर सकते हैं, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, हायर मिलिट्री रैंक्स वर रिजर्व फॉर यूरोपियंस। अब देखिए बेटा, कोई भी प्रमोशंस नहीं होते थे। ठीक है, जो भी हायर रैंक्स होती थी वो हमेशा किन तक फिक्स रहती थी, तो वो उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आ सकते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडियन सोल्जर्स हैड वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, अगर उन्हें आगे जाना है तो उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती थी। ठीक है, अब देखिए डेप्रीविएशन ऑफ अलायंसेस, उनको कोई भी अलायंसेस में नहीं मिलता था। सेवरल अलायंसेस एंड स्पेशल बेनिफिट्स वर रिड्यूस्ड और विथड्रॉन, बहुत सारे जो अलाउंसेस थे, लाइक आपको पेंशन मिल रही है, तो ये सब भी चीजें क्या हो रही थी ना, उनसे ले ली जा रही थी और कम कर दी जा रही थी। दिस कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग द सिपाहीज। अब देखो बेटा, कोई ऐसा इंसान है जो आपको छड़ाए जा करके, ठीक है, उसकी कभी भी डेथ हो सकती है उस जगह पर, और आप उससे अलायंसेस जो उसको दे रहे हैं वो भी आप छीन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो सिपाहीज है ना वो डिससैटिस्फाइड होते जा रहे थे, उनको बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। Faulty distribution of troops. British troops were fewer in number and scattered across different region. जो ब्रिटिश ट्रूप्स है ना वो बहुत ही ज्यादा कम थे, ठीक है, बहुत कम थे नंबर में, और उनको जो भी स्कैटर्ड किया जाता, स्प्रेड किया जाता ना, वो अलग अलग रीजन में स्प्रेड किया जा रहा था। ठीक है, दिस एनकरेज सिपाहीज टू बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड बी डिफीटेड। अब इससे क्या हो रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, पुअर, ओके, सो हम 7th पॉइंट पे आते हैं,
पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। तो जो ब्रिटिश ट्रूप्स है ना, उनकी भी जो परफॉर्मेंस हो रही थी, जो वॉर्स हो रही थी ना, उसपे वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा सेटबैक नहीं शो कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को लग रहा था कि हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, ब्रिटिशर्स कोई हवा नहीं है हमारे सामने, हम इतने भी ज्यादा सुपीरियर नहीं है कि हम उनके सामने compete नहीं कर सकते, ठीक है। British forces had suffered setbacks in wars such as the Crimean War. तो जो क्रीमियन वॉर हो रही थी ना, उसमें ब्रिटिशर्स हार गए थे। तो ये इंडियंस के अंदर भी एक उम्मीद आई कि हम भी हरा सकते हैं। This weakened the image of British military superiority. ठीक है। तो जो ब्रिटिश सुपीरियोरिटी थी ना, जो ऐसे इमेज बनी हुई थी इंडियंस के अंदर, वो कहीं ना कहीं डाउन होने लग गई, ठीक है। अब इंडियंस को ऐसा लगने लगा कि हम भी हरा सकते हैं। इतना आपको क्लियर है। हम 8 पॉइंट पे आते हैं। लोअर सैलरीज। तो आपको ही पता ही है, ब्रिटिशर्स जो थे ना, क्या वो सेम सैलरी के दे रहे थे, सेम पे स्केल दे रहे थे इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को? तो ऐसा नहीं था, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स रिसीव्ड लो पे देन ब्रिटिश सोल्जर्स फॉर सिमिलर वर्क। जो सिमिलर वर्क था, ठीक है, सेम काइंड ऑफ वर्क के लिए जो ब्रिटिशर्स थे और जो इंडियंस थे, दोनों को अलग अलग पे स्केल दिया जा रहा था, ठीक है। अलग अलग अमाउंट रिसीव कर रहे थे वो। The pay difference created resentment and frustration. तो इंडियंस जो थे ना, इंडियन सेपॉइस थे, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लग गया कि हम सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स भी वही काम कर रहे हैं और सेम काम के लिए, सेम मेहनत के लिए उन्हें पैसा ज्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपके इंडियंस थे, इंडियन सेपॉइस थे ना, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगी, रिसेंटमेंट आने लग गया कि अब ऐसे ब्रिटिशर्स क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जो वीडियो है ना, वो बहुत ज्यादा बेटा लेंदी होती जा रही है, तो इसका जो थर्ड पार्ट है ना, आपका जो इमीडिएट कॉज हो गया, आपकी क्रोनोलॉजी हो गई, कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, इफेक्ट जो है ना, वो हम आपके थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।